दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस 6 महीने पहले केसीआर की पार्टी बीआरएस से 9 परसेंटेज पॉइंट पीछे थी और अब 2% आगे हो गई है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि केसीआर तेलंगाना में 9-2-11 हो गए हैं और कांग्रेस क्या सत्ता में आ रही है? और कांग्रेस अगर सत्ता में आ रही है तो इसके पीछे बीजेपी की क्या भूमिका है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सी वोटर का सर्वे तेलंगाना पर आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर शो कर रहा है। 6 महीने पहले कांग्रेस की पार्टी ना 3 में थी ना 13 में थी, उल्टा उसको तीसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा था। कांग्रेस के मुकाबले वो 9% पीछे थी। और ताज़ा सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, केसीआर के मुकाबले 9% पीछे थी। अब ताज़ा सर्वे बता रहा है कि केसीआर के मुकाबले कांग्रेस 1-1.5-2% आगे है। 39 पॉइंट समथिंग की कांग्रेस को वोट मिलते दिख रहे हैं और 38 पॉइंट समथिंग वोट मिलते दिख रहे हैं केसीआर को, और बीजेपी को वोट मिलते दिख रहे हैं 16%। कांग्रेस अगर जीत रही है तो इसमें बीजेपी की क्या भूमिका होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यशवंत देशमुख ही कह रहे हैं एक चैनल पर कि बीजेपी का कमजोर पड़ना कांग्रेस के पक्ष में गया है। और बीजेपी कमजोर वाकई में पड़ी है या परसेप्शन उसका खराब हो गया? इसके पीछे बड़ी कहानी ये है कि केसीआर की बेटी कविता का नाम भी ईडी के छापा जो मारी की थी उस लिस्ट में था, दिल्ली के आबकारी कांड को लेकर। लेकिन अचानक कार्रवाइयां बंद हो गई तो जनता के बीच में ये परसेप्शन गया कि बीजेपी और बीआरएस ने पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया है। अब हुआ ये कि जो केसीआर विरोधी वोट था, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ता, वो कांग्रेस की तरफ झुकता चला गया। अब लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वाकई में केसीआर को बचाना चाहती है, बीजेपी अगर वाकई में कांग्रेस को हारते हुए देखना चाहती है, तो उसको मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत झोंकनी होगी, ताकि उसका वोट 16% से बढ़कर 20-22% हो गए। जैसे ही बीजेपी का वोट 20-22% होगा तो कांग्रेस का वोट एक कम होगा और उसकी सीटों में ड्रामेटिकली गिरावट देखी जाएगी। क्या बीजेपी ये काम कर सकेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि सबसे आखिर में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और उससे पहले मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बीजेपी, यानी पूरा जो चुनाव है वो वहाँ का चुनाव निपट चुका होगा। बीजेपी भी पूरी तरह से फ्री हो चुकी होगी। एक बड़ा सवाल यह है, लेकिन कांग्रेस इतनी तेजी से तेलंगाना में आगे क्यों बढ़ रही है? क्या ये 10 साल की केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? सर्वे बता रहा है। आपको जानकारी होगी कि ये जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जितनी एंटी इनकम्बेंसी है, उससे कहीं ज्यादा केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजस्थान में तो कहानी उल्टी है, यहाँ तो एमएलए के खिलाफ भयंकर रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। 48% लोग अशोक गहलोत की सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ 50.2% एंटी इनकम्बेंसी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ इस कदर एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखने को नहीं मिलती है, और विधायकों के खिलाफ सिर्फ 27% एंटी इनकम्बेंसी है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों है? बड़ी योजनाएं चलाई हैं, अभी हाल में अल्पसंख्यकों को भी 1 लाख रुपए देने की बात कही है। इससे पहले उनकी जो रायतू बंधु स्कीम है, यानी किसानों का भाई या किसानों का दोस्त वाली स्कीम है, उसके तहत उनको ताबड़तोड़ अंदाज में वोट मिलता रहा है। और अपनी जो देखिए वहाँ पर 90% के, देखिए तेलंगाना का थोड़ा सा आप पॉलिटिकल मिजाज समझने की कोशिश कीजिए। ओबीसी 50% है, आदिवासी 9% है, मुसलमान 13% है, दलित 16% है, और ये आंकड़ा 90% का बैठता है। 10% जो बचा उसमें रेड्डी और वेलम्मा जैसी ऊंची सवर्ण जातियां हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैं। ये रेड्डी पहले जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वाईएसआर, फिर जगनमोहन रेड्डी उनके बेटे। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तो कांग्रेस ने तेलंगाना में रेड्डी कार्ड खेला, रेवंत रेड्डी को अध्यक्ष बनाया,
जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं वो दलित हैं, विक्रमाक्का उनका नाम है, और एक माओवादी नेता हुआ करते थे जो कांग्रेस के अभी विधायक हैं, वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। तो रेवंत रेड्डी ने अपनी मेहनत से, अपनी नई स्कीमों से पूरी बाजी बना दी है और 6 गारंटियां जो कांग्रेस ने दी वो काम करती दिखाई दे रही हैं। उसमें थोड़ी मशक्कत की कांग्रेस ने। एक तो उन्होंने किया कि जो केसीआर की किसानों को लेकर जो रायतू बंधु स्कीम थी उसमें थोड़ा सा चेंज किया और रायतू भरोसा स्कीम उसको नाम दे दिया। केसीआर की स्कीम में जो भूमिहीन किसान थे वो शामिल नहीं थे, जो टीनेंट किसान थे, जो किराए पर या बटाई पर खेती करते थे, वो शामिल नहीं थे। कांग्रेस ने इन दोनों वर्गों को भी शामिल कर लिया है। जैसा कि नवीन पटनायक ने अपने उड़ीसा में कालिया स्कीम के तहत शामिल किया है, तो उसका लाभ कांग्रेस को अभी के सर्वे के हिसाब से मिलता दिखाई दे रहा है। जहां 119 की विधानसभा है, 60 जीत के लिए चाहिए। एक सर्वे कांग्रेस को 60-61 सीटें मैक्सिमम दे रहा है और करीब इससे करीब 15-20 सीटें कम केसीआर को मिलती दिखाई दे रही हैं। एक सर्वे जो आया था इससे पहले, उसमें तो कांग्रेस को 64-65 सीटें तक मैक्सिमम मिलती हुई दिखाई दे रही थी और वहाँ भी जो आंकड़ा केसीआर की पार्टी का था वो 40-45 से ऊपर नहीं जा रहा, ऐसा मोटे तौर पर बताया जा रहा है। एक सर्वे में जो सी वोटर का सर्वे है उसमें बीजेपी तीसरे नंबर पर है, मैक्सिमम 11 सीटों के साथ, 5 से 11, और ओवैसी की पार्टी भी 5 से 11 के साथ चौथे नंबर पर है। एक सर्वे बता रहा था कि ओवैसी 7 से 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है और बीजेपी 2 से 4 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। अब ओवैसी के साथ सबसे प्रॉब्लम कहें या अच्छी बात जो भी उनके एंगल से कहा जाए, ये है कि जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है उसमें 24 लोक विधानसभा सीटें आती हैं और जो परकोटे का इलाका है हैदराबाद का उसमें 7 सीटें आती हैं। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि 119 सीटों की आप गिनती शुरू करें या मिजाज भांपना शुरू करें तो उसमें से 7 सीटें तो छोड़ दें, क्योंकि 7 में से बहुत कम हुआ तो भी 6 सीटें तो ओवैसी की पार्टी को मिल ही जाएंगी, तो ये कहा जा रहा है। उसके अलावा प्रभाव के ओवैसी का उस रूप में नहीं है और कांग्रेस ने भी ओवैसी से हाथ नहीं मिलाया। एक बार सुना था कि केसीआर शायद ओवैसी से पर्दे के पीछे हाथ मिला सकते हैं, उन्होंने भी कन्नी काट ली क्योंकि फिर दूसरा वोट बैंक प्रभावित होता। अब एक इंटरेस्टिंग फिगर है कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और टारगेट पर है 90% जो मैंने आपको नाम लिया, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और ओबीसी। इसी तरह केसीआर जब वोट टिकटों का बंटवारा करते हैं, जो इस बार भी वो सूची जारी कर चुके हैं, कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं की है, तो उन्होंने भी बड़ी संख्या में वेलम्मा और रेड्डी जाति के लोगों को टिकट दिया है। ये डोमिनेंट जातियां हैं, लेकिन उसके बावजूद केसीआर का दांव चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या इसे माना जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये कमाल है, रेवंत रेड्डी का कमाल है, या तेलंगाना का जो दक्षिणी तेलंगाना का इलाका, कर्नाटक का जो कर्नाटक हैदराबाद वाला इलाका है जहां पर दलित वोटों का और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रभाव है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद तेलंगाना के हक में जाता हुआ आज की तारीख में दिखाई दे रहा है? बड़ा सवाल है। अभी भी 1.25 महीना से ज़्यादा का समय चुनाव में बचा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत से उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आ गई तो बाजी पलट भी सकती है। लोग ये कह रहे हैं कि अगले 1.5 महीने में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया तो बाजी पलट सकती है। वो इस रूप में कि बीजेपी के हाथ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाए, इसकी व्यवस्था बीजेपी कर सकती है अगर बीजेपी अपना वोट परसेंटेज जो अभी 16% है उसको बढ़ाकर 20% के पार ले जाती है, तो कुछ सीटों पर वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, केसीआर विरोधी वोट जो अभी कांग्रेस के पास एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बढ़ जाएगा, जिसका स्वाभाविक लाभ केसीआर की पार्टी को हो सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर तेलंगाना का चुनाव पहुंच चुका है। मेरा टेक ये है कि मुकाबला कांटे का है, जिसमें कांग्रेस को साफ तौर पर एज आज की तारीख में मिलती दिखाई दे रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए